कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। JK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, हाथों पहरी है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं अनीता आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। पपीते के उद्यान में लगने वाले रोग एवं उनका समेकित प्रबंधन। कृषि आदानों को खरीदते समय ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण पहलू। गर्मियों के मौसम में भेड़ों की देखरेख एवं प्रबंधन कार्य। हमारे अनेक किसान भाइयों ने आगामी खरीफ मौसम की तैयारी शुरू कर दी होगी और बहुत से प्रगतिशील कृषक आगामी फसल की कार्य योजना बनाकर समय पर खाद, उर्वरक, बीज एवं कीट रोगनाशक दवाओं की व्यवस्था कर लेते हैं, जिससे उन्हें गुणवत्ता युक्त कृषि आदान उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे उनकी अच्छी फसल के लिए आधार तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर किसान भाई पहले से कृषि आदान नहीं खरीदते हैं और आनन फानन में जो उपलब्ध होता है उसी को खरीद लाते हैं और प्रयोग करने के बाद पता चलता है कि फसल से कम उपज ही प्राप्त होती है और इस प्रकार वे दुकानदारों द्वारा ठग लिए जाते हैं। अतः बीज, उर्वरक एवं कीट रोगनाशक दवा खरीदते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, इन्हीं सब बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये विशेष प्रस्तुति। किसान भाइयों, बीज, उर्वरक एवं कृषि सुरक्षा में उपयुक्त होने वाली रासायनिक दवाओं को खरीदते समय कुछ मुख्य बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे किसी प्रकार का धोखा होने से बचा जा सके। प्राय देखने में आता है कि विक्रेताओं द्वारा मिलावटी या अशुद्ध या वैधता समय निकलने के बाद भी किसानों को बेच दिया जाता है, जिस कारण किसान भाई ठगी के शिकार हो जाते हैं और आने वाले समय में किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। अतः किसान भाइयों, बीज, उर्वरक एवं कीट रोगनाशी रसायनों को खरीदते समय आगे बताई जा रही सावधानियों पर ध्यान देना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप बीजों को खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपको किस फसल की कितने क्षेत्र में खेती करनी है। उसी के अनुरूप आप बीज की खरीदारी करें। अनावश्यक तथा अत्यधिक मात्रा में बीज की खरीदारी नहीं करें। यदि आपको बीजोत्पादन करना है तो आधार बीज हेतु प्रजनक बीज की आवश्यकता पड़ेगी। उसी तरह यदि प्रमाणित बीज का उत्पादन करना है तो आधार बीज की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए विभिन्न प्रकार के बीजों के पैकेट के ऊपर विभिन्न रंगों के टैग लगे रहते हैं। उसे देखकर आप बीज की श्रेणी की पहचान कर सकते हैं। जैसे आधार बीज के लिए सफेद टैग का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह प्रमाणित बीज के लिए नीले रंग के टैग का प्रयोग किया जाता है तथा प्रजनक बीज के लिए सुनहरा पीला रंग का प्रयोग किया जाता है। आप हमेशा अच्छी साख वाली, विश्वसनीय एवं पंजीकृत दुकान से ही बीज को खरीदें।
साथ ही ये भी देख लें कि बैग कहीं से कटा फटा तो नहीं है और कहीं हाथ से सिलाई तो नहीं की गई है, एवं बैग की सिलाई के अंत में सील दुरुस्त है। बीज की प्रमाणीकरण वैधता समय सीमा समाप्त हो गई हो या जल्दी ही समाप्त होने वाली हो तो ऐसे बीज को नहीं खरीदना चाहिए। किसान भाइयों, अब आइए बात करते हैं उर्वरक खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातों की। तो उर्वरक को भी बीज की तरह विश्वसनीय संस्था से ही खरीदें, क्योंकि उर्वरकों में आजकल मिलावट की काफी शिकायत मिल रही है। खुला हुआ उर्वरक नहीं खरीदना चाहिए, हमेशा इनका पूरा बैग ही खरीदें। साथ ही यह भी देख लें कि कहीं बैग कटा फटा तो नहीं है या कहीं से हाथ से सिलाई तो नहीं की गई। इसके अलावा ये भी देख लेना जरूरी है कि उर्वरक के बैग में ढेले तो नहीं बन गए हैं। ऐसे उर्वरकों को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इनकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। किसान भाइयों, अब आइए बात करते हैं शाकनाशी, कीट एवं रोगनाशी रसायन खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातों की। तो इनको भी बीज एवं उर्वरक की तरह ही विश्वसनीय संस्था से खरीदें एवं खरीदते समय इनके उपयोग की अंतिम तिथि अवश्य देख लें। जिनके उपयोग की अंतिम तिथि समाप्त हो गई हो उसे कदापि न खरीदें। इनके डिब्बे किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं होने चाहिए और रिसाव युक्त रसायन के डिब्बों को भी नहीं खरीदना चाहिए। डिब्बों की सील टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखें, बीज, उर्वरक तथा रसायन खरीदते समय दुकानदार से पक्की रसीद लेना न भूलें, जिस पर खरीद का दिनांक, खरीद की गई वस्तु का नाम, मात्रा, मूल्य, बैच नंबर तथा उपयोग की अंतिम तिथि आदि सभी सूचना रसीद पर लिखी होनी चाहिए। किसान भाइयों, बताई गई इन बातों को ध्यान में रखकर यदि आप बीज, उर्वरक एवं रसायनों की खरीद करते हैं तो आप धोखा एवं नुकसान से बच सकते हैं। साथ ही आप इन कृषि आदानों के प्रयोग से आने वाले समय में अधिक उपज प्राप्त कर लाभ कमा सकते हैं। हमारे प्रदेश में पपीता की खेती बहुत से किसान करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं और जिन किसानों ने इसकी फसल जुलाई अगस्त माह में लगाई थी उसमें अभी फलों का विकास हो रहा होगा। लेकिन वर्तमान में मौसम में हो रहे बदलाव के कारण इस पर कुछ रोगों का प्रकोप दिखाई दे रहा है। यदि इन रोगों का नियंत्रण नहीं किया गया तो उपज कम प्राप्त होगी। अतः किसान भाइयों, पपीता में लगने वाले इन रोगों का नियंत्रण कैसे करना है, इसकी जानकारी दे रहे हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम साहू। किसान भाइयों, पपीते की खेती बहुत पॉपुलर है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में। बात आती है जो किसान भाई पपीता की खेती लगाते हैं वो प्रारंभिक अवस्था से ही पपीते में रोग नियंत्रण की क्रिया करें। किसान भाइयों, मैं बताना चाहूँगा कि पपीता बहुत ही सेंसिटिव फल वृक्ष है और पपीते में अगर थोड़ा सा भी पानी की अधिकता हुई तो दो प्रमुख बीमारियां, जिसमें पपीते में डंपिंग ऑफ की समस्या, जिसको हम लोग कहते हैं नेक सड़न रोग, ये सड़न रोग प्रारंभिक अवस्था से ही पौध को नुकसान पहुंचाता है और इसलिए जब किसान भाई पपीते की पौध लगाएं उसी समय जमीन में ही ब्लू कॉपर और स्कोर नाम की दवा, जैसे ही गड्ढे में पपीता लगाएं उसी समय 2 ग्राम सल्फेक्स नाम की दवा का ड्रेंचिंग करें, उसके बाद ही पपाया लगाएं। पपाया लगाते समय किसान भाई हमेशा मेड़ और नाली पद्धति से पपाया लगाएं और मेड़ और नाली पद्धति से जब किसान भाई पपाया लगाते हैं तो मेड़ों में जब पपाया लगता है तो पानी से या अधिक पानी से जो होने वाला जो नुकसान है या डंपिंग ऑफ से जो होने वाला नुकसान है उससे किसान भाई बहुत आसानी से पपीता को बचा सकते हैं। और डंपिंग ऑफ के साथ साथ सबसे हानिकारक जो बीमारी है वो है पपाया मोजेक वायरस, मतलब पपीता में लगने वाले विषाणु रोग। और ये विषाणु रोग इतनी भयानक होती है कि पपीता के पौध को फल आने के पहले ही, चाहे फल आने के अवस्था में या फल तोड़ाई के अवस्था में, धीरे धीरे जब पीत सीरा के माध्यम से, वाइन के माध्यम से पीला करते करते संपूर्ण पत्तियों को पीला कर देता है, उसके बाद शाखाओं को, शाखाओं के बाद फलों को। और यह जो वायरस है ये इंसेक्ट से ट्रांसमिट होने वाली बीमारी है, मतलब कीड़ा से दूसरे पौध में जाएंगे। किसान भाइयों, मैं आप लोग को सलाह देना चाहूँगा कि जो किसान भाई व्यावसायिक रूप
से पपीते की खेती कर रहे हैं वो किसान भाई सबसे पहले क्या करें कि 1-2 पौध में ही अगर येलो वेन मोज़ेक वायरस का अटैक दिख रहा है तो उसी समय उस पौध को तोड़ ले, जला ले या मिट्टी में दबा दें। और दूसरी, जब किसान भाई समय समय पर अगर व्यावसायिक उत्पादन ले रहे हैं लेकिन समय समय पर उनकी विजिट किसान भाइयों की नहीं हो पाई और बहुत सारे पौध में अगर येलो वेन मोज़ेक वायरस का अटैक हो जाता है तो किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि फफूंद जनित जो सल्फेक्स जो दवा है उसका 8 ग्राम मात्रा प्रति स्प्रेयर की दर से किसान भाई हर 15 दिन के अंतराल में संपूर्ण पौध को नहलाएं, तभी जाके इस बीमारी का नियंत्रण किया जा सकता है। और साथ ही जब ये जो कारक है जो एक पौध से दूसरे पौध में ट्रांसमिट कर रहा है उसके लिए किसान भाइयों क्लोरोपायरिफास नाम की दवा 4 ग्राम दवा एक स्प्रेयर में, और अगर इंसेक्ट का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो 6 से 8 ग्राम दवा प्रति स्प्रेयर के माध्यम से 15 दिन के अंतराल में किसान भाइयों, मतलब सल्फेक्स 15 दिन में डालें, फिर 15 दिन में कोई सा भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड या कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड जब किसान भाई डालेंगे तभी जाके इस पपाया मोज़ेक वायरस से पपीता को बचा सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। और ये मेरी समृद्धि। और ये हर कृषक की समृद्धि। जी हाँ, कृषि समृद्धि है गांव-गांव की, घर-घर की समृद्धि। हर फसल में बुआई से पहले या बोते समय डालना न भूले एग्रोफॉस का कृषि समृद्धि ब्रांड सिंगल सुपर फास्फेट खाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के बहुत से लघु एवं सीमांत किसान कृषि के साथ साथ भेड़ पालन को अपना रहे हैं, किंतु अधिकांश कृषक भेड़ों के आहार एवं आवास प्रबंधन पर ध्यान नहीं देते, जिस कारण भेड़ों की धीमी बढ़वार तथा विभिन्न प्रकार के रोगों की चपेट में आ जाते हैं। अतः भेड़ों की देखरेख एवं उनका संतुलित आहार प्रबंधन कैसे करें जिससे सह व्यवसाय लाभकारी बना रहे, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित है एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर R.K. अस्थाना। गर्मियों में भेड़ों का आहार एवं आवास प्रबंधन, ये विषय एक ऐसा है जो भेड़ पालकों के लिए बहुत ही अच्छा है। और चूंकि ये मौसम भेड़ें ऐसी जाती हैं जो ऊन और मांस के लिए पाली जाती हैं। गर्मियों में दिन का तापक्रम बढ़ोतरी की तरफ होता है और इस समय हरे चारे की कमी हो जाती है तथा चारागाह में भी घास वगैरह जो और अन्य दिनों में मिलती है वो नहीं मिल पाती है। संपूर्ण पोषण के लिए भेड़ों को गर्मियों में साइलेज अथवा दाना मिश्रण की आपूर्ति करने की आवश्यकता होती है। भेड़ों के प्रबंधन में एक और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है मादा भेड़ों के लिए जो गर्भ धारण किए हुए रहती हैं और उनका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले उनको हम झुंड से अलग कर देना चाहिए तथा विशेष आहार की व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें दाना मिश्रण की आवश्यकता ज्यादा है। और इसका जो देने का मात्रा है वो इस तरह से है कि जब भेड़ें 8 से 6 सप्ताह पहले बच्चा देने के पहले हो तो उन्हें लगभग 100 ग्राम दाना मिश्रण प्रति भेड़ प्रतिदिन तथा सामान्य रूप से उनको चराई वगैरह करानी चाहिए। जब 6 से 4 सप्ताह रहे उनके बच्चा देने का तब ये दाना मिश्रण की हम जो मात्रा होती है उसको बढ़ा दी जाती है, उसको 200 ग्राम कर देते हैं और उनको जो सामान्य रूप से चराना और खिलाना होता है वो खिलाते रहना चाहिए। जब 4 से 2 सप्ताह बचे रहे बच्चा देने का तो दाना मिश्रण की मात्रा 300 ग्राम और जब 2 सप्ताह से बच्चा देने के समय तक उनको 450 ग्राम दाना मिश्रण की आवश्यकता पड़ती है। दाना मिश्रण कैसा होना चाहिए ये हम अपने जो लोकल
जो हमारे आसपास जो मिल जाने वाले अवयव हैं उनसे भी हम बना सकते हैं। जैसे कि उसमें अनाज की मात्रा 40%, जिसमें मक्का है, गेहूं है, जौ है, ये लगभग 40% रखते हैं। चुकर 30% रखते हैं। मूंगफली या तीसी की खली लगभग 27%, तो 2% मिनरल मिक्सचर और नमक 1%। इस तरह से मिलाकर के हम उनका दाना मिश्रण बना सकते हैं। अथवा इसके अलावा जैसे हम लोग दाल की चुनी है या जौ है, उसको हम लगभग 46% मात्रा रख सकते हैं। बाजरा या ज्वार का दाना उसको 34% रख सकते हैं। खली 17% रख सकते हैं। मिनरल मिक्सचर 2% और नमक 1%। दाना मिश्रण हम बना लेते हैं और उसको जो मैंने पहले बताया है उसके अनुसार 100 ग्राम, 200 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम देते रहें तो भेड़ों का जो मादा भेड़ें हैं जो बच्चा देने वाली हैं उनकी आहार की पूर्ति हो जाती है। बच्चा देने के 8 से 10 सप्ताह बाद दाना की मात्रा धीरे धीरे हम लोग कम कर देते हैं और उसके बाद हम उसको दाना खत्म भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर उनको चराई पर हम लोग भेड़ों को पाल सकते हैं, क्योंकि ये सबसे सुलभ और सस्ता साधन है। भेड़ों को मई जून के महीने में HS और BQ का टीका लगवा देना चाहिए। साथ ही साथ इंटेरोटॉक्सीमिया का टीका जब बच्चा देने का समय चल रहा हो उस समय इनका टीका हम लोग लगवा सकते हैं। इससे इन रोगों से इनका बचाव हो जाता है। भेड़ों का आवास प्रबंधन, भेड़ों के लिए वैसे तो किसी विशेष प्रकार के घर की आवश्यकता नहीं है। हम जो साधारण घर है उसमें ही भेड़ों का हम पालन कर सकते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ हमको जो मौसम के प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनसे बचाने के लिए ही हम आवास की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए किसी महंगे आवास की आवश्यकता नहीं है भेड़ों के लिए। ये भेड़ पालन का एक सबसे अच्छा चीज है कि इसमें हम बहुत महंगे आवास की आवश्यकता नहीं है। गर्मियों में जब दिन का तापक्रम अत्यधिक हो तो उन्हें सिर्फ छायादार वृक्ष के नीचे रखकर भी हम आराम करने दें और सुबह हम शाम में उसकी चराई कराई जाए, तो फिर हम भेड़ को गर्मियों में आराम से रख सकते हैं। इसके अलावा यदि हमको संभव है, हमारे पास साधन उपलब्ध हैं, तो फूस से बने हुए आवास जो हवादार हो वहां हम उन्हें तेज धूप और गर्मी से बचा दोपहर के समय बचा के रख सकते हैं। बाकी के समय उन्हें किसी विशेष प्रकार की आवास की आवश्यकता नहीं होती है। और अन्य दिनों में जाड़े वगैरह में जब हम भेड़ों को पालते हैं तो उस समय जाड़े से बचाने के लिए हमको उनको आवास देने की आवश्यकता होती है। और बाकी के समय में भेड़ें अधिक समय अपना चराई में व्यतीत करती हैं, तो विशेष प्रकार की आवास की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। पहल हमारी, इरादे आपके, अधूरे ख्वाबों की पूरी पड़ताल इस समय पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग एवं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर तथा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा प्राप्त मौसम पूर्व अनुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस समय खड़ी फसलों व सब्जियों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें तथा सिंचाई सुबह अथवा शाम के समय ही करें। संभावित मौसम में
आगामी सप्ताह में छुटपुट बादल रहने तथा वर्षा नहीं होने का अनुमान है। अतः पकी हुई फसलों की कटाई गहाई का कार्य करें। ग्रीष्मकालीन मूंग उड़द की फसल वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था में है, अतः खरपतवार नियंत्रण हेतु निराई गुड़ाई का कार्य करें एवं रस चूसक कीट का प्रकोप दिखाई देने पर इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय सब्जियों जैसे टमाटर, बैगन एवं भिंडी में रस चूसक कीटों की संभावना हो सकती है, अतः रस चूसक कीट दिखाई देने पर इनके नियंत्रण हेतु मिथाइल डेमेटॉन 25 EC 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। जिन किसान भाइयों के खेत खाली हो चुके हों वह ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें तथा खेत से मृदा नमूना लेकर उसकी जांच कराएं। गन्ना एवं मक्के की फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें तथा गेहूं की फसल की गहाई कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखें एवं आग से बचाएं। मौसम में बदलाव के कारण पशुओं के पेट में कीड़ों की संभावना हो सकती है, अतः पशुओं के भार अनुसार कृमिनाशक दवा पिलावें। मौसम पूर्वानुमान में तापमान में वृद्धि को देखते हुए पशुओं को छायादार एवं हवादार स्थान पर बांधें तथा दिन में 2 से 3 बार स्वच्छ पानी पिलाएं। मेमनों में फड़किया व भेड़ में चेचक रोग का टीका अवश्य लगवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम भेड़सर, जिला दुर्ग से दिनेश देशमुख ने। इन्होंने धान की फसल लगा रखी है और उसमें तनाछेदक कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो देशमुख जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। देखिए, जहाँ तक ग्रीष्मकालीन धान का प्रश्न है तो फसल अभी हमारे किसान भाइयों के खेतों में लगी हुई है। बाली की जो अवस्था होती है उसमें ग्रीष्मकालीन धान में मुख्यतः तनाछेदक का आक्रमण होता है और उसके प्रकोप की जो पहचान है, अगर कंसे की अवस्था है तो जो कंसा है उसका बीच वाला भाग जो है कंसे का वो सूखता है। दूसरी चीज़, जब बाली की अवस्था आएगी तो उसमें सफ़ेद पोची बाली जो है उसका निर्माण होता है, क्योंकि इल्ली जो है तनाछेदक की पीले से हल्के पीले से कलर की जो है रंग की इल्ली दिखाई देती है। यही तनाछेदक की इल्ली है जो नीचे से पौधे को काटती है, अंदर खाती हुई जो है ऊपर की ओर बढ़ती है और उसी से कंसा भी सूखता है और साथ में जो सफ़ेद पोची बाली है उसका निर्माण होता है। तो दोनों परिस्थितियों में तनाछेदक से ग्रीष्मकालीन धान को क्षति पहुंचने की संभावना रहती है। और जहां तक इसके प्रबंधन का प्रश्न है तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये कहना चाहूँगा कि हमारे किसान भाई खेत जाते हैं तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि जो धान की पत्ती का अगला 1/4 हिस्सा है उसके ऊपरी भाग पर कुछ बालों से ढके हुए अंडे के गुच्छे उनको दिखाई देते हैं, तो उसको तोड़कर वो नष्ट कर सकते हैं प्रारंभिक अवस्था में। और जो मैंने आपको बताया वो उखाड़ कर जो है फेंकना नहीं है, उसको गड्ढे में दबाना है, कुल मिला के उसको नष्ट करना है। या उसी तरह से पोची बाली, क्योंकि उस बाली में दाना तो भरता नहीं है, तो उसको भी निकाल कर जो है प्रारंभिक अवस्था में नष्ट किया जा सकता है। इसके पश्चात यदि 5 से 10% कंसा अवस्था में विशेष करके अगर प्रकोप दिखाई देता है और बाली की अवस्था में प्रकोप दिखता है तो फिर कीटनाशक रसायन का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। और उस परिस्थिति में पानी भरी रहने की स्थिति है तो 3-4 तरह की दानेदार दवाइयाँ आती हैं, उनको सूखी रेत में मिलाकर जो है पूरे खेत में पानी को रोककर कम से कम 6-7 दिन तक रोके रहना चाहिए। पानी दवा प्रयोग के बाद डाला जा सकता है। तो दवाइयों में जैसे एक कार्बोफ्यूरान नाम की एक दानेदार दवा आती है जो करीब 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग की जा सकती है, या फिर कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड नाम की एक दवा आती है, वो करीब 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूज़ किया जा सकता है।
निशुल्क फोन संपर्क सेवा की इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न पूछा है ग्राम तीतरी, जिला रतलाम से बीरेंद्र यादव ने। इन्होंने गुलाब की फसल लगा रखी है और इससे अच्छे उत्पादन हेतु इसमें किए जाने वाले शस्य प्रबंधन कार्यों पर जानकारी चाहते हैं। तो बीरेंद्र जी, आपकी जानकारी हेतु देखिए हमारे कार्यक्रम का यह अंश। आपको यहाँ गुलाब की खेती के बारे में कुछ जानकारी देना यहाँ समय अनुकूल समझ रहा हूँ। ये गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में आप देखते हैं गुलाब में या कोई भी फसलों में, फूलों में एक कम मात्रा में फूल आते हैं, तो किसान भाई सोचते हैं कि लाभ का धंधा नहीं रहा और गर्मी में अपनी फसल को उतना ध्यान नहीं देते। अब उसमें आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपने जब खेत की तैयारी की, कलम लगाई होंगी, उस समय आपने 3-4 ट्राली इसमें गोबर का खाद जरूर डाला होगा। यदि उस समय नहीं डाल पाए और अभी आप देख रहे हैं कि जमीन में पोषक तत्वों की कुछ कमी है, पौधे में अच्छी फ्लावरिंग नहीं आ रही, उस समय पौधे से 6 इंच 9 इंच की दूरी पर एक थाला बनाकर उसमें 50 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, 50 ग्राम DAP, ये, और यदि आपको वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद है तो वो भी उसी थाले में इस खाद के साथ मिला के भर दें, अच्छे से गुड़ाई कर दें। अब दूसरी मुख्य बात होती है सिंचाई। तो गर्मी का मौसम है, वैसे ही जल वाष्पीकरण तेजी से हो रहा है, तो नियमित रूप से सिंचाई करें, पर यह ध्यान रखें कि अधिक पानी ना हो पाए और जड़ों के या पौधे के आसपास पानी भरे ना। इससे नियमित निंदाई गुड़ाई अवश्य करना है, क्योंकि जब आप गर्मी में पानी देंगे तो खरपतवार बढ़ेंगे और खरपतवार बढ़ने से इनके पोषक तत्वों का भी तो क्षरण होगा, साथ ही साथ कीट व्याधि को ये आकर्षित करेंगे। ये होस्ट का काम करते हैं। आप नियमित तौर पर निंदाई गुड़ाई और खरपतवार का प्रबंधन गुलाब के अपनी फसल में अवश्य करते रहें। अब आप यहाँ देखेंगे कि कुछ रस चूसक कीट भी आपके पुष्पों के या पत्तों पर या कलियों पर आते हैं, इनका नियंत्रण अति आवश्यक हो जाता है। तो इन रस चूसक कीटों की प्रारंभिक अवस्था में आप 5 ml नीम का तेल प्रति लीटर इसका छिड़काव करें, परंतु जब इससे नियंत्रण संभव न हो तो आप अन्य ऐसी रासायनिक दवाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि इन अंतर प्रवाही दवा जो कहलाती हैं, जिनसे इन कीटों का हम रोकथाम कर सके। कुछ फफूंदजनक रोग भी इसमें आपको देखे मिलेंगे, पत्ती धब्बा है, या इसकी आप देखेंगे पाउडरी आती है पत्तों के नीचे, इसमें हल्के धब्बे आ जाते हैं, कुछ पत्तियों में आपको एक झुलसन जैसी दिखने लगती है। तो इन सब के नियंत्रण के लिए भी आप जो फंजीसाइड है, सिस्टमिक फंजीसाइड, जैसे आप बीटाएक्स, बीटाबैक्स, या और जो भी मार्केट में कई नामों से आजकल दवाइयाँ उपलब्ध हैं, इन दवाइयों का या 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के और गुलाब के ऊपर नियमित रूप से आप इनका छिड़काव करते रहें। साथ ही साथ आप ये चीज का ध्यान रखें कि जब भी फूल तोड़ते हैं या जहां पर आपने ग्राफ्टिंग की है या कटाई छटाई की है, तो जो नई कलियां विकसित हो रही है, नई जो टहनी विकसित हो रही हैं, उन पे जरूर आप इन दवाओं का उपयोग करें, अन्यथा ये सबसे पहले रोग के या जो फंगस है वो इन पे जल्दी आक्रमण करती हैं। तो इन चीजों का बचाव करें और ग्रीष्मकालीन गुलाब से आप अधिक लाभ कमा सकते हैं। अतः इसका नियमित देखभाल और कीट प्रबंधन पर ध्यान रखें। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पित है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 12 से 1 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बीजों का अंकुरण परीक्षण एवं इसके लाभ। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं AK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए।